Hey everyone, welcome back to the Layman Way and let's continue our lecture जहाँ पे हम इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं by M. Lakshmikant. And if you are new to this channel, do not forget to like, share, subscribe and also recommend these videos to your fellow aspirants as well. M. Lakshmikant का holistic coverage हो रहा है and we have made it free of cost जिसमें हम 40 years के PYQs भी साथ में solve करेंगे, right? You can also log into our website www.thelaymanway.com for more such free courses and you can also join our Telegram channel where we post our regular MCQs. Thank you so much. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं. पिछले लेक्चर में हमने ब्रिटिश एक्ट्स को ख़त्म कर दिया था. आज हम मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़, और उसका भी चैप्टर 1 है, दैट इज़ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस मॉड्यूल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. सो लेट्स बिगिन अ लेक्चर और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट बना कैसे. तो कॉन्स्टिट्यूएंट को बनाने वाली कौन थी? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया? वो दिया एम.एन. रॉय ने, है ना. एम.एन. रॉय ने कब दिया? 1934 में. क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसीलिए याद रखना इसको. ये है एम.एन. रॉय. एम.एन. रॉय ने सबसे पहली बार इसका कंसेप्ट दिया था 1934 में. फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने ऑफिशियली डिमांड करना स्टार्ट किया कि भाई इंडियंस जो है इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि जिसमें इंडियंस हों, है ना. वो 1935 में हुआ. ब्रिटिश ने पहली बार कब एक्सेप्ट किया इसको? ब्रिटिश ने पहली बार इसको एक्सेप्ट किया अगस्त ऑफर में. तो इसके बैकग्राउंड का थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि अगस्त ऑफर क्या था और क्यों आया था पहले. ऑल्दो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे बट एक बार रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं है. तो आपको पता है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, है ना. वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, ब्रिटिश ने जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया था एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश ने इंडिया को भी इंक्लूड कर दिया था इस वॉर में विदाउट कंसेंटिंग इंडियंस. तो इससे इंडियंस ऑफेंड हो गए भाई, आईएनसी ऑफेंड हो गए. उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कैसे आपने हमको इंक्लूड कर दिया, हमको इसका पार्ट नहीं बनना है. तो इंडिया को पार्ट में लाने के लिए उन्होंने अगस्त ऑफर लाए. अब उन्होंने अगस्त ऑफर में क्या बोला? उन्होंने अगस्त ऑफर में बोला कि भाई हम इंडिया को डोमिनेंस स्टेटस देंगे, इंडिया को डोमिनेंस स्टेटस देंगे और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे जिसमें मेनली इंडियंस होंगे. मेनली इंडियंस होंगे, पूरे इंडियंस नहीं होंगे, ये ध्यान रखना. मेनली इंडियंस होंगे और वो बेसिकली जो है फ्यूचर डिस्कस करेंगे हम कि इंडिया का फ्यूचर कैसा रहेगा. और जो भी गवर्नमेंट आएगी वो बिना माइनॉरिटी से कंसेंट के नहीं आएगी. मतलब जो भी आगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आता है वो बिना माइनॉरिटी से कंसेंट के नहीं आएगा. तो हम माइनॉरिटीज़ के भी व्यू पॉइंट्स को इसमें लेंगे. तो पहली बार बेसिकली अगस्त ऑफर में उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को. तो ये ध्यान रखना. कभी कभार पूछ लेते हैं कि कब ऐसा हुआ था जब पहली बार ब्रिटिश ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है उसको एक्सेप्ट किया था. दैट वाज इन अगस्त ऑफर इन 1940. उसके बाद 1940 के बाद आता है 1942 में क्रिप्स मिशन. ये आपको पता होगा, सारा सब चीज़ हिस्ट्री का है कंसेप्ट. क्रिप्स मिशन आया था. क्रिप्स मिशन क्यों आया भाई? क्योंकि भाई अब 2 साल हो गए हैं वर्ल्ड वॉर 2 को. यूएस और उसके एलाइज जो हैं ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर डालने लगे कि भाई आप इंडियंस को इंक्लूड करिए वॉर में, नहीं तो हम हार जाएंगे. क्योंकि जापान, आपको पता है कि जापान कहाँ गया था? जापान अटैक करते करते रंगून तक पहुँच चुका था, यहाँ पे ईस्टर्न बाउंड्री पे, है ना. तो उन्होंने बोला कि अगर आप अब नहीं करोगे तो हम भाई हारने वाले हैं, ठीक है. जापान का बहुत रूल हो रहा था. तो फिर उन्होंने क्रिप्स मिशन लाया. अब क्रिप्स मिशन में उन्होंने क्या बोला? अभी भी डोमिनेंस स्टेटस की बात हो रही है कि भाई हम इंडिया को डोमिनेंस स्टेटस देंगे. और फिर बट इसमें क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात थी, उन्होंने पहले क्या बोला था अगस्त ऑफर में कि जो है मेनली इंडियंस होंगे, है ना. पूरे इंडियंस नहीं होंगे बट मेनली इंडियंस होंगे. अब इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये जो है होली इंडियंस होंगे, मतलब पूरे इंडियंस ही होंगे. जो पार्टली क्या होंगे? पार्टली इलेक्ट होके आएंगे. कहाँ से? प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस हैं वो इलेक्ट करके पार्टली मेंबर्स भेजेंगे और पार्टली प्रिंसेस जो हैं, प्रिंसली स्टेट जो है उनके प्रिंसेस नॉमिनेट करके भेजेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इसमें बात हुई थी दैट वाज इलेक्टेड ऑल्सो, इनडायरेक्ट इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, है ना. तो ये ध्यान रखना, ये कभी कभार पूछ लेते हैं. तो ये आपको याद रखना है कि भाई इसमें जो बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें से जो मेंबर्स होंगे वो पार्टी इलेक्ट होके आएंगे प्रोविंसेस से और प्रिंसली स्टेट्स बाकी नॉमिनेट करेंगे अपने. मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को. उन्होंने बोला कि भाई हमको 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, अलग होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए और आप इसके लिए अलग बनाओ. तो 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी मुस्लिम लीग ने, इसलिए उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया. फिर 1946 में आता है भाई क्या? 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान. फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनती है दैट इज थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान. ये भी ध्यान रखना कि फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी दैट वाज थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है. इसमें यही बोला गया कि भाई देखो ऐसा है, हम पार्टीशन का कोई रोल नहीं है, पार्टीशन का कोई चक्कर नहीं, हम पार्टीशन वगैरह नहीं करने वाले हैं, ठीक है. सेंटर जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में कुछ मेजर पावर्स होंगी, जैसे डिफेंस की हो गई,
फॉरेन अफेयर्स की हो गई, इन ये जो पावर्स हैं ये सेंटर के पास होंगी, बाकी सब जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोविंसेस के पास ही रहेंगे। करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी एक, है ना, उसमें सारे मेंबर्स होंगे। ठीक है। अब इसमें जो ये कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल 389 स्ट्रेंथ थी इसकी, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस को दिए गए थे सीट्स और 93 प्रिंसली स्टेट्स को सीट्स दी गई थी। अब इट्स 296 में 292 जो थे वो 11 गवर्नर्स के प्रोविंसेस से मेंबर्स आने थे और 4 जो है वो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से मेंबर्स आने थे। तो ये ध्यान रखना। और ये जो सीट्स का एलोकेशन हुआ था ना, ये सीट्स का एलोकेशन हुआ था थ्रू प्रपोर्शनल, मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे हुआ था। जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसको, जिस प्रोविंस की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उसको उतनी ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, जैसे अभी राज्यसभा में होता है ना, वैसे ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बेसिकली ये सीट्स का अलॉटमेंट हुआ था। राइट। अब ये मैंने आपको बता दी कि इट वाज अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। प्रिंसेस नॉमिनेट करेंगे और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स है वो नॉमिनेट करके अपने मेंबर्स को आगे भेजेंगे। ठीक है। प्रोविंसेस इलेक्ट करके भेजेंगे, प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेट करके भेजेंगे। तो इसके लिए इलेक्शन हुए, है ना, कि भाई मेंबर्स जो है मेंबर्स को इलेक्ट करना है, उसके लिए इलेक्शन हुए कब, 1946 में। तो 93 सीट्स को एलोकेट किया गया प्रिंसली स्टेट को, ये मैंने आपको बता दिया, है ना। बट ये जो सीट्स थी ना ये भरी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स है वो इस इलेक्शन से बाहर रहे, उन्होंने बोला हम पार्टिसिपेट अभी नहीं करेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये जो इलेक्शन की बात हो रही है ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। पहली बात ये ध्यान रखना कि ये जो इलेक्शन की बात हो रही है दिस इज नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों है? क्योंकि प्रोविंसेस में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स थे उन्होंने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा था, लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया। तो अगर कभी ऐसी चीज़ आ जाए कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं दैट वो उनको इलेक्ट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो इलेक्शंस थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन थे? क्योंकि भाई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स थे उन्होंने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ऊपर भेजा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट करके। ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि ये सारे जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, ऑल्दो इट वाज अ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, बट वो सारे सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही थी। जितने मेजर लीडर्स थे वो सारे इसमें इसका पार्ट थे। जितने मेजर सॉरी जितने मेजर सेक्शंस थे वो उसका पार्ट थे। जैसे हिंदूज़ हो गए, मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, पारसीज़ हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, इंडियन क्रिश्चियंस हो गए, एससीज़ हो गए, एसटीज़ हो गए, वुमेन हो गई, ये सारे लोग ये सारे सेक्शंस इसमें रिप्रेजेंटेड थे। इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ इसमें। ठीक है। इसीलिए इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, है ना। वर्किंग की बात करें तो जल्दी जल्दी से बुलेट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहली मीटिंग इसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। मुस्लिम लीग ने ऑब्वियसली एज यूजुअल इसको बॉयकॉट किया क्योंकि वो तो इसका पार्ट थे नहीं। बाद में मुस्लिम लीग ने इसको ज्वाइन भी किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके पहले प्रेसिडेंट बने। 2 इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन कौन? एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ये आपको याद रखना है। 2 इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस आते हैं 13 दिसंबर 1946 में, है ना। इसमें बेसिकली जो आज के फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं वो सब फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया है ना। सोवरेनिटी कैसे होगी, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब, है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पूरा चिट्ठा दिया हुआ है, वो आपको एक बार पढ़ना है। उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ने धीरे धीरे ज्वाइन किया। मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन किया। अब इनका मकसद क्या था? मुस्लिम लीग ने क्यों ज्वाइन किया? पहले तो ये लोग ज्वाइन नहीं करते, अब क्यों ज्वाइन किया? इनका मकसद था कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंदर जाके वो डालेंगे, क्या बोलेंगे, काम नहीं होने देंगे। जैसे आपको याद होगा कि स्वराज पार्टी में था मेंड और अमेंड का कंसेप्ट, है ना। स्वराज पार्टी ने भी अपने लेजिस्लेचर के इलेक्शंस में इसीलिए पार्टिसिपेट किया था उस टाइम की। उनका मकसद यही था कि हम ब्रिटिश को काम नहीं करने देंगे, अंदर से काम नहीं करने देंगे, है ना। तो वही कंसेप्ट इनका था कि इन्होंने भी अभी यही कंसेप्ट अपना लिया कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने ही नहीं देंगे, है ना। तो ये चक्कर में इन्होंने इसको ज्वाइन किया था। ठीक है। उसके बाद जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, उसने कुछ चेंजेस को इनैक्ट किया। पहली बात हम करते हैं सोवरेनिटी की, है ना। तो फुली सोवरेन बॉडी थी, है ना। सॉरी, फुली सोवरेन, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसका एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि ये एक फुली सोवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि ये बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू बनी थी। ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, मैंने ऐसे ही अभी बता दे रहा हूँ आपको। कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू ये बनी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से ही अपने सेशंस को होल्ड करती थी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। एक तरीके से इसको ये पावर दिया गया था कि भाई ये जो ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट के लॉ हैं उनको ये ऑल्टर कर सकती है। ठीक है। तो वो सोवरेनिटी कुछ टाइप तक थी इसके पास, बट फुली सोवरेन बॉडी नहीं थी। ठीक है। सो काट देते हैं यहाँ से। अब इसके फंक्शंस क्या थे? इसके फंक्शन 2 थे।
दो फंक्शन ये परफॉर्म करती थी, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इसने, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मीट करती थी, दूसरा ये लॉज को इनैक्ट भी करती थी, है ना, लॉज को ये इनैक्ट भी करती थी। तो दो टाइप की बॉडी थी, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी, दूसरी ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी। तो ये जब एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी तब इसको चेयर कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी तब इसको कौन करते थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, अभी आगे आएगा, कहीं लिखा हो तो इसमें, हाँ, जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी मीट करती थी तो जीवी मावलंकर इनको हेड करते थे, और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती थी तब राजेंद्र प्रसाद इसको हेड करते थे। फाइनली क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने एग्जिट किया यहाँ से, है ना, काम करने नहीं दे रहे थे ये लोग, उनको बाहर निकाल दिया गया फिर, है ना। अब इसने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया, जैसे इसने इंडिया की मेंबरशिप को रेटिफाई किया कॉमनवेल्थ नेशंस में। कॉमनवेल्थ बेसिकली वो है जो ब्रिटिश की कॉलोनीज हुआ करते थे पहले। तो 1949 में इसने कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है उसको रेटिफाई किया। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 में, ये सब आपको याद रखना है। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 में। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया कब, 24 जनवरी 1950 में। और इन्होंने इंडिया का पहले प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया, दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब इलेक्ट किया, 24 जनवरी 1950 को। तो जब तक फर्स्ट इलेक्शन नहीं हो गया, फर्स्ट इलेक्शन 1951-52 में हुआ था, जब तक फर्स्ट इलेक्शन नहीं हुआ और जब तक पार्लियामेंट नहीं बना, तो ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह भी काम कर रही थी, है ना। तो ये ध्यान रखना, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ मिनी पार्लियामेंट काम कर रही थी 1951-52 तक, जब तक फर्स्ट इलेक्शन नहीं बन गया और हमारा पार्लियामेंट नहीं बना। ठीक है, इसका फाइनल सेशन होता है कब, 24 जनवरी 1950। ठीक है, इट कंटिन्यूड एज अ प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1951-52। ठीक है, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब तक हुए तब तक ये एज अ मिनी पार्लियामेंट काम कर रही थी बॉडी। उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं कमिटीज़। इसने कुछ कुछ कमिटीज़ बनाई थी अपने काम करने के लिए। कौन कौन सी कमिटीज़ थी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये कमेटी को कौन हेड करते थे, ये कमेटी को कौन हेड करते थे। तो सबसे पहले कमेटी की आती है यूनियन पावर्स कमेटी। तो यूनियन की जितनी कमेटीज़ हैं मोस्टली जवाहरलाल नेहरू ही हेड करते हैं, तो ये ध्यान रखना। यूनियन पावर्स कमेटी हो गई, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गई। यूनियन पावर्स कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे, है ना। और जितनी भी प्रोविंसेस से रिलेटेड या स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थी वो जनरली सरदार पटेल हेड कर रहे थे। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन हेड करेगा, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी की आपको पता है चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर। उसके बाद एक आती है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसको सरदार पटेल कर रहे थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। स्टेट्स की जो कमेटी है अगेन जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ये ध्यान रखना। ये हो सकता है आपको लगे कि भाई स्टेट से है तो सरदार पटेल करेंगे, बट ये आपको याद रखना है ये कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। इसको बोलते हैं कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स ऑल्सो। तो ये भी याद रखना कि ऐसे आ जाए स्टेट्स कमेटी या फिर कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, किसके साथ कौन हेड कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद एक स्टीयरिंग कमेटी थी जिसको हेड कर रहे थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 में। इसके क्या क्या मेंबर्स थे, कौन कौन मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सेटअप कब किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को, 29 अगस्त 1947 में। और कौन मेंबर्स थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर इसके मेंबर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके मेंबर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, सादुल्ला। उसके बाद एन माधव राव थे, इन्होंने बी एल मित्तर को रिप्लेस किया था जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था ड्यू टू इल हेल्थ, उनकी हेल्थ सही नहीं थी तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। टी टी कृष्णमाचारी थे, इन्होंने डी पी खैतान को रिप्लेस किया था क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की डेट अलग है, एनफोर्समेंट की डेट अलग है ना। तो रिपब्लिक डे आप मनाते हो 26 जनवरी को, है ना कि 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। एनफोर्समेंट में कब आया, 26 जनवरी 1950। और ये डेट का महत्व है, ये डेट का महत्व क्यों है, 26 जनवरी क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि इसी दिन आपको याद हो, इसी दिन लाहौर जो सेशन हुआ था, इस दिन नहीं हुआ था लाहौर सेशन, इन दिसंबर में जब 1929 में सेशन हुआ था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था, लाहौर सेशन जो आईएनसी के लाहौर सेशन था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी दिन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट डेट हम मानते हैं, 26 जनवरी 1950। ठीक है, प्रीएम्बल को कब इनेक्ट किया गया, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ऑब्वियसली प्रीएम्बल को तभी इनेक्ट किया गया क्योंकि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल एक बेसिकली आप समझ सकते हो, प्रीएम्बल एक गाइडिंग लाइट है, गाइडिंग लाइट भी नहीं बोलेंगे,
प्रीएम्बल एक प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब एक समरी होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, तो समरी कब बनती है, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तभी समरी बनेगी। तो एक टाइप का आप समझ लो कि ये क्या है, समरी है प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। उसके बाद एनफोर्समेंट की बात करें तो देखो सारे चीज़ें एनफोर्समेंट के जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ कब हुआ, 26 जनवरी 1949 को। तो सारे प्रोविजंस इनएक्टमेंट में नहीं आ गए थे, कुछ कुछ प्रोविजंस थे जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, यही फोर्स में आए थे। बाकी प्रोविजंस कब आए, जब एकदम फाइनल इलेक्टमेंट हुआ, कब हुआ, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को सारे प्रोविजंस इनएक्टमेंट में आ गए थे। जब अडॉप्ट हुआ जब ये अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में, तब कुछ प्रोविजंस ही आए थे, ठीक है। इस डेट का मैंने आपको महत्व बता दिया कि इस डेट का महत्व क्या है, जनवरी 26 1950 का क्या महत्व है, कि भाई ये डेट इसलिए है क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तब सारे एक्ट्स को रिपील कर दिया गया, बट एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट इसको कंटिन्यू किया गया। प्रिवी काउंसिल आपको पता है क्या, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वाली बॉडी थी जो डिसीजंस लेती थी, है ना, ब्रिटिश के टाइम पे। तो इसको कंटिन्यू किया गया 1949 के बाद भी, बाकी चीज़ों को रिपील कर दिया गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, अगर मेंस में कुछ आ जाता है इससे रिलेटेड। तो पहली बात ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ऐसा लोग बोलते थे, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं आई थी, ठीक है, ये हमको पता है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं आई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। तो पहला क्रिटिसिज्म आप ये लिख सकते हो कि ये भाई एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। दूसरा, ये फुली सोवरेन बॉडी भी नहीं थी, क्योंकि ये कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू बनी थी, मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू बनी थी, ब्रिटिश प्रपोजल से बनी थी, और अपने सेशन भी ये ब्रिटिश की परमिशन से ही हेल्ड करती थी, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग थी, बहुत ज़्यादा इसने टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो इसको ड्रिफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता था। उसके बाद जितने मेंबर्स थे सारे कांग्रेस के थे, तो बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस डोमिनेटेड बॉडी थी ये, हिंदू डोमिनेटेड बॉडी भी बोल सकते हो। जो ग्रैमिल ऑस्टिन है, इन्होंने बोला था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। अब ये मैंने कोड क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि आप मेंस में अगर लिख रहे हो तो ऐसा कुछ कोड ड्रॉप कर दोगे कि भाई इन्होंने ऐसा बोला था, तो आपके आंसर को ज़्यादा वेटेज मिलेगा, है ना। दूसरा, लॉयर डोमिनेटेड बॉडी थी, भाई लॉयर्स का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था। आपको पता है कि भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही ज़्यादा लीगल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। तो वो क्यों है, क्योंकि लॉयर्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था। उसके बाद हिंदूज़ का भी डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था। तो लॉर्ड विस्काउंट ने ये बोला, साइमन ने ये बोला था कि इट इज़ अ बॉडी ऑफ हिंदूज़, ठीक है, समझ में आ गया। ये सब फैक्ट्स आप जो कोट्स हैं, वन लाइनर कोट्स, ये आप याद कर सकते हो। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो सिंबल क्या था असेंबली का, एलिफेंट। एलिफेंट क्यों था, बताओ भाई, एलिफेंट क्यों था, क्योंकि भाई इतना बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो एलिफेंट भी इतना बल्कि होता है, इसीलिए इसको लिया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, BN राव, तो BN राव इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, समझ में आ गया। अब जल्दी से कुछ PYQs देख लेते हैं इसके, इससे इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहले आ चुके हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने क्या बताया, यूनियन की जनरली कौन हेड करता है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू। पहला, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो क्या ये सही है, सही है, एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस्ड नहीं थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए थे, प्रोविंसेस ने इलेक्ट किया था और कुछ कुछ नॉमिनेट होकर आए थे, है ना, तो एडल्ट फ्रेंचाइजी तो नहीं थी, तो ये सही है। दूसरा, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, ये तो सरासर गलत है, डायरेक्ट इलेक्शन तो थे नहीं, तो 2 गलत कर देते हैं। पहला गया, B गया, D भी चला गया, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, एलिमिनेशन से हो गया ये, ठीक है। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी। सी क्या है, 1 और 4, मतलब इट वर्क थ्रू सेवरल कमेटीज़, ये हमने कमेटीज़ डिस्कस ही करी, कुछ कुछ कमेटीज़ थी जो हमने डिस्कस करी, करेक्ट। इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, गलती है वैसे, समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, ये एक चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर वेरी पेशेंटली। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर आवर यूट्यूब वेयर वी हैव अ लॉट ऑफ free lectures to explore. And if you love what we are doing, please leave us a review. The link is in the description, and please do recommend us to your fellow aspirants as well. And for more such courses, you can log on to www.thelaymanway.com. And if you need some help and guidance, you can also call us at 7724886255. Thank you so much. Have a wonderful day. I'll see you in the next lecture. Until then, bye bye and take care.